यूं ही नहीं डूबती है कश्तियां समंदर में। कि यूं ही नहीं डूबती है कश्तियां समंदर में। अंजाम की कोई वजह होती है। कि यूं ही नहीं डूबती है कश्तियां समंदर में। अंजाम की कोई वजह होती है। मिट जाते हैं रोग जिस्म से। कि मिट जाते हैं रोग जिस्म से। कोई औषधि तो जरूर होती है। कोई औषधि तो जरूर होती है। वेलकम वेलकम आप सभी का। मैं अरुण प्रकाश आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आया हूँ। आज बागवानी की बातों के साथ साथ कुछ औषधियों की भी बात करेंगे। आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है। आप सभी को पता है कि सर्दी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती है, हमारे शरीर को अपना शिकार बना लेती है। तो इन सर्दी के रोगों से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ होती है। हमारे आंगन में, हमारे खेत खलिहानों में, हमारे जंगलों में। तो ये जो औषधि है, पहले मैं बहुत विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो ये विशेषकर बागवान भाइयों के लिए है, ताकि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो हमारे काम-काज सारे अधूरे रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है, अपने शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति को पैदा करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। तो ये आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं एलोवेरा। कई लोग इसको ग्वारपाठा के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट जैसा होता है, बिल्कुल ईज़िली हाथ से ये टूट जाता है। एक दूसरा होता है क्वारपाठा, भी उसको बोलते हैं। लंबे-लंबे उसके पत्ते होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, कसैले होते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको एलोवेरा नहीं कहते हैं, वो जंगली होता है, लंबे-लंबे पत्ते। इसकी पत्तियाँ तो छोटी-छोटी है होती है, अक्सर इसको लोग गमले में भी लगाते हैं अपने आस-पास, तो इसको कहते हैं एलोवेरा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है, तो सर्दी के मौसम में आप इसको ज़रूर खाएँ और गर्मी के मौसम में भी आप इसको ले सकते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये अद्भुत औषधि है। तो विशेषकर जिनकी हड्डियों में ग्रीस की कमी आ जाती है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी इसके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। तो इसका लगभग 5-10 ग्राम पत्ता, लगभग इतना सा पत्ता तोड़ करके, इतना सा पत्ता तोड़ना है, लगभग बीच में से छोटा पीस निकालना है और इसका जो बाहर ये छिलका होता है इजीली निकल जाता है। तो सुबह खाली पेट में इसको लगभग 5 से 7 ग्राम, 10 ग्राम इसको खाना है। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलते हैं। हमारे उधर रोगों के लिए, हमारे हड्डियों को ये मजबूती देता है। तो ये ताकत के लिए बहुत अच्छी औषधि है हमारे आयुर्वेद में, एलोवेरा। तो इसका आप ज़रूर सेवन करें, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है इसके विषय में। मैं जब योग प्रचारक का कार्य मेरे अंडर था, योग प्रचारक की ज़िम्मेवारी मेरे सर पर थी, तो मैंने जगह-जगह, गाँव-गाँव में जाकर के 5 दिवसीय योग शिविर में इसके विषय में विस्तार से चर्चा की हुई है। तो दोबारा आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट आपके सामने ला रखा है। आप इसको गमले में लगाएँ और इसका फ़ायदा बताएँ। और दूसरी औषधि है जो कि सबसे ज़रूरी है, इसको कहते हैं अमृता गिलोय। तो कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से अमृत निकला था, जब राक्षसों में और देवताओं में खींचातानी हुई थी, तो उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर गई थी, तो उससे ये अमृत बेल उत्पन्न हुई थी उन बूंदों से, तो इसलिए इसको अमृता भी कहा जाता है, इसको अमृत बेल भी कहा जाता है। तो सर्दी के मौसम में जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर जिनके बहुत ठंडे होते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये अमृता गिलोय के नाम से जिसे लोग जानते हैं, इसको अमृता भी कहा जाता है। तो इसको आप आजकल थोड़ा-सा अगर ज़्यादा
बहुत ज़्यादा किसी के हाथ पे ठंडे होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, तो उसके लिए लगभग आधे से 1 फीट लंबी बेल आप ले सकते हैं और इसको एक गिलास में कूट करके आप पिएँ। ये उनके लिए है जिनका शरीर शीतल प्रवृत्ति का है, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, उनके लिए ये डोज़ मैं बता रहा हूँ। वरना अदरवाइज़ जिनका शरीर की तासीर गर्म है, वो थोड़ा-सा 1-2 इंच का टुकड़ा लें और उसको कूट करके 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉयल करें और उसको छान करके पिएँ। उनके शरीर की तासीर गर्म है। और गर्मी के मौसम में क्या करना है, आप इसको काट करके शाम को कूट करके पानी में डालें और सुबह बिना बॉयल किए हुए उस पानी को आप पी लें। क्योंकि गर्म करके इसकी तासीर और ज़्यादा गर्म हो जाती है और जब हम कूट करके पानी में डालते हैं और बिना बॉयल किए हुए सुबह पीते हैं, तो इसकी तासीर गर्म नहीं होती है। तो ये तरीका होता है इसको लेने का। जिनके शरीर की तासीर ठंडी है, शीतल प्रवृत्ति की है, वो गर्म करके ले सकते हैं और उष्ण प्रवृत्ति का है तो उसको कूट करके पानी में डालें और उस पानी को बिना बॉयल किए हुए ही पिएँ। तो सर्दी से बचने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक तरीका है। दूसरा, हमारे पास जो सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए जो औषधि है वो है कचूर। आपने देखा होगा कि हल्दी की तरह वो होती है, उसमें से जो सुगंध होती है वो मीठी-मीठी होती है। तो लगभग 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में उस कचूर को लेना है। सुबह के टाइम में जब आप ठंडी जगह में जाते हैं या जब आपको लग रहा है कि थोड़ी छाती, हमारी चेस्ट ठंडी होने लग रही है, तो उस कचूर का एक टुकड़ा आप मुँह में डालें और ज़्यादा ठंड लग गई है तो थोड़ा-सा आप इसको तल करके उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला करके उसको खाएँ। नहीं तो अदरवाइज़ आप ऐसे ही उसको यूज़ करें। ये बहुत ही ज़रूरी है सर्दी से बचने के लिए गिलोय, आप इसको अपने आंगन में लगाएँ। आप अपने आंगन में लगाएँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको यह कैंसर जैसे रोगों से हमें बचाती है। वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और वात, पित्त और कफ तीनों प्रवृत्तियों को जो ये तीनों प्रकार के जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये तीनों चीज़ों को ये संतुलित करती है। वैसे तो प्रवृत्ति किसी की वात बढ़ जाता है, तो किसी के शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो किसी का कफ बढ़ जाता है, तो तीनों प्रवृत्तियों को ये सामान्य करता है। तो वात, पित्त, कफ तीनों को ये सामान्य करता है। तो वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने से ही बीमारियाँ होती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी के मौसम में आप दोनों टाइम इसको बॉयल करके ले सकते हैं। तो ये थी कुछ चर्चा एलोवेरा और गिलोय के विषय में। थोड़ी-सी चर्चा करते हैं बागवान भाइयों के लिए। आजकल फरवरी में ग्राफ्टिंग का सीज़न आ रहा है और लोग नई-नई वैराइटियाँ लगाना चाह रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बागवान भाइयों से कि आप वैसी वैराइटी को चूज़ करें, जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे आस-पड़ोस में, हमारे गाँव में कोई फेदर प्लांट लगाते हैं, तो उनमें जल्दी सैंपल निकल जाते हैं, तो उसका आप रिज़ल्ट देखें कि इसमें कौन-सी स्टेज पर कलर आता है, किस स्टेज पे यह कलर छोड़ रहा है और किस स्टेज पर इसका साइज़ अच्छा बन रहा है। और अगर उसमें बहुत ही लेट कलर आता है या फिर उस वैराइटी में कलर आ ही नहीं रहा है, तो उस वैराइटी को आप नहीं लगाएँ। क्योंकि आजकल जितनी वैराइटियाँ अर्ली है, जितनी वैराइटियाँ हमारी जल्दी तैयार हो रही है, उसी के हमें रेट मिल रहे हैं। जो वैराइटियाँ लेट निकल रही है एप्पल की, उसके रेट नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आप देखें जिसका अच्छा साइज़ बनता हो। लेकिन ये बात तो तय है जिसमें बहुत ही अर्ली कलर आता है उसका साइज़ हमेशा कम बनता है। इसलिए थोड़ा-सा ऐसी वैराइटी चूज़ करें जिसमें कि लगभग अ, जुलाई के 10 जुलाई तक या 15 जुलाई तक उसमें अच्छे से कलर आ जाए या 20 जुलाई तक अच्छे से कलर आ जाए, पूर्णतः हमारे पास वो तैयार हो जाए। तो आस-पास जो जिन्होंने टॉप ग्राफ्टिंग की होगी, जैसे हमारे पहले के पुराने पेड़ हैं, उसमें टॉप ग्राफ्टिंग जिसने की होगी,
तो उसमें अगले इस साल कलम करते हैं तो इसी साल भी उसमें सैंपल निकल जाता है। तो उसमें पता लग जाता है कि इसमें किस महीने में अच्छा कलर आ रहा है, ये हमें किस महीने अच्छा कलर दे पा रही है। और चारों साइड कलर फ्रूट में कब आ रहा है, लगभग हमें ज़रूरत है कि 15-20 जुलाई तक पूरा कलर आना चाहिए। तो ऐसी वैरायटी हमें चूज़ करनी है जिसका साइज़ भी अच्छा बने और कलर भी उसमें अच्छा आए। तो कई वैराइटियाँ ऐसी होती है जो कलर लेस होती है, तो ऐसी वैराइटियों को ना लगाएँ। तो ज़्यादातर जैसे लो बेल्ट में है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया है वो भी थोड़ा-सा लो बेल्ट में पड़ता है, लगभग 5000 की हाइट है। तो यहाँ पर गाला ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि गर्मी की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से बहुत दिक्कत आती है, कई बार कैंकर की समस्या आती है, पेपरी बार की ज़्यादा समस्या आती है। तो गालाज़ ऐसी वैराइटी है जिसमें पेपरी बार्क और कैंकर देखने को नहीं मिलता है लो बेल्ट में, और डिलीशियस वैराइटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप देखें कि वैसे डिलीशियस भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसमें स्प्रे करने पड़ेंगे, और स्प्रे शेड्यूल हमें नोनी यूनिवर्सिटी जो हमारी फेमस है यहाँ पर सोलन, सोलन के बिल्कुल ठीक आगे हमारा सिरमौर का एरिया पड़ता है। तो नोनी यूनिवर्सिटी का जो स्प्रे शेड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, और ओवरडोज हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि ओवरडोज की वजह से जहाँ तक मैंने पाया, अपना एक्सपीरियंस है, तो जो हमारे एप्पल प्लांट की जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ी-सी ज़्यादा धूप पड़ जाए तो वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। तो जैसे कि पियर वगैरह हमारी हो गई है, जैसे पियर की हम प्लांटेशन करते हैं, जब मोटे कैंथ के ऊपर हम उसकी ग्राफ्टिंग करती हैं, तो उसकी जो स्किन है बिल्कुल भी नहीं जलती है। चाहे इसको जितनी मर्ज़ी सन्नी पोर्शन में लगाएँ, तो उसकी स्किन बिल्कुल भी बर्न नहीं होती है। तो वो मज़बूत और स्ट्रेंथ केवल होता है, टिकाऊ पौधा होता है। और लेकिन जहाँ तक सेब की बात है, सेब की जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ा-सा थोड़ी-सी ज़्यादा धूप पड़ जाए तो उसकी जो स्किन होती है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। यहाँ तक कि फ्रूट जैसे कि कई लोग लो बेल्ट में डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कोई 8 फुट का रखता है, कोई 10 फुट का रखता है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा धूप पड़ती है जुलाई के महीने में, हम जब अपनी क्रॉप को प्लग करते हैं, तो उस समय हमने देखा है कि जब हम अपने फ्रूट्स को बगीचे में रख देते हैं, तो तोड़ करके, तो उसमें तुरंत ही सनबर्न हो जाता है, उसमें डेंट जैसे पड़ जाते हैं सनबर्न की वजह से। और कई बार तो टहनियों में ही फ्रूट बर्न हो जाता है। तो इसीलिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नैनो टेक्नोलॉजी पे ही जाएँ, जो कि प्रेम चौहान का जो कॉन्सेप्ट है 2.5 फुट वाला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमारी ज़मीन पर धूप पड़े। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा छाँव बनी रहे। तो उसके लिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो टेक्नोलॉजी का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही कार्य करें और कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियोज़ अबाउट औषधि एंड एप्पल के विषय में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तो जब मैं फील्ड में होता हूँ तो उस समय ही मैं आपके साथ लाइव भी मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ, लेकिन लाइव वीडियोज़ बनाने का मेरे पास इतना समय नहीं होता है। तो कुछ वीडियोज़ जो ज़रूरी बातें होती है, जो बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं बात ज़रूर कर लेता हूँ। जो मेरा स्प्रे शेड्यूल रहता है वो नॉनी यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स।